कल मिस्टर शर्मा बता रही थी तुमने उनके घर में दरवाजे से जाने की बजाय दीवार से कूद कर गई थी। कृतिका को देखते हुए उसके पापा ने कहा तो वो मुस्कुराकर सर हिला गई। डैड, पता है आपको, वो मुझे देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगे थे। उन्हें लगा शायद उनके घर में कोई चोर घुस आया है। वो हंस हंस कर बताने लगी। उसके बाप ने नैपकिन से होठों को साफ किया और उसकी तरफ ध्यान देते हुए मुस्कुराने लगे, जबकि वो मजे से अपने कारनामे बताती हुई हंस रही थी। इसको सुधार लो वरना जेल में चक्की पीसेगी, उसकी माँ ने कृतिका को घूरते हुए कहा। हमारी कृतिका को कौन चक्की पिसवा सकता है भला? जो पिसवाएगा वो खुद पीसने बैठ जाएगा। उसके बड़े भाई राहुल ने अंदर आते हुए सुना तो बोल पड़ा। भाई? कृतिका खुशी से झूमती हुई भागी और भाई के सीने से लग गई। भाई, आप इतनी जल्दी आ गए? वो हैरत से पूछ रही थी। वो 2 साल बाद आने वाला था और अब 1 साल में ही लौट आया था, वो भी अचानक, सिर्फ अपनी बहन कृतिका को सरप्राइज देने के लिए। हाँ यार, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था अपनी प्यारी सी बहन के बिना, वो एकदम दुखी अंदाज से बोला तो कृतिका मुस्कुराकर उसे देखने लगी। देखो मैं कितनी मासूम हूँ ना, फिर भी माँ मुझे इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ देती हैं, जैसे मैं कितनी बड़ी मुजरिम हूँ। उसने मुंह लटकाकर कहा तो वो उसके गाल खींचने लगा। सुनैना जी भी बेटे को देखकर खुश हो गई थी। हालांकि राहुल के डैड को उसके आने की खबर थी, इसीलिए वो आराम से बैठे नाश्ता कर रहे थे। मम्मा मत डांटा करे मेरी लाडली बहन को, उसने कुर्सी संभालते हुए कहा। हर उल्टी सीधी हरकत में राहुल उसे बचा लिया करता था। उसकी मां के अनुसार उसे बिगाड़ने में राहुल और कृतिका के बाप संजय जी का बहुत बड़ा हाथ था। वो क्लासेस बंक करके आवारा गर्दियां करती थी, घर से निकल जाती, कभी किसी का हुलिया अपना लेती तो कभी किसी का, और बाहर गलियों में अच्छा खासा तमाशा लगा दिया करती थी। संजय जी की रेपुटेशन खराब होने का उनकी पत्नी को बड़ा डर लगा रहता था, लेकिन वो हुलिया और नाम दोनों बदलकर ये कारनामे अंजाम देती थी। उसके पड़ोसी ही उसे नए नए नाम से जानते थे। कल दक्ष की कॉल आई थी, कह रहा था कि मैडम का कब से दीदार नहीं हुआ, और शालिनी आंटी भी पूछ रही थी कि आजकल तूफान किस रुख पर खड़ा है। राहुल ने अपने दोस्त और उनकी माँ शालिनी जी का नाम लेते हुए बताया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखा माँ, कैसे लोग मुझे याद करते हैं, वो एक गर्व वाले अंदाज में बोली तो उसकी माँ सर झटक कर रह गई। उन्हें अपनी दोस्त शालिनी से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप कह दीजिएगा, किसी भी वक्त तूफान उनके घर का रुख कर लेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो ज़्यादा देर सुकून से बैठने वालों में से नहीं थी। राहुल ने सर हिलाया और वो भी मुस्कुराने लगा। उसके पापा उसे देखकर खुश हो रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी जान बचती थी अपनी बेटी में। कल यूनिवर्सिटी बंक नहीं करोगी, सुना तुमने कृतिका? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, जब उसकी माँ ने उसे घूर कर देखा था। उन्हें लगता था कि लड़की जात को ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए, जबकि राहुल और उसके पापा कहते थे उनकी बेटी जो चाहे करे, वो उसके साथ खड़े हैं। कृतिका दोनों की शय पर अच्छी खासी ऊटपटांग हरकतें करती थी, जिसे वो दोनों बाप बेटे मिलकर संभाल लेते थे। रात खाने के बाद जब वो कमरे में आई तो सामने उसका असाइनमेंट पड़ा था। उसने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। जब बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट थी। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान चल रहे थे। वो लैपटॉप और किताबें उठाकर राहुल के कमरे में चली आई। भाई, वो उसे पुकारते हुए अंदर दाखिल हुई। वो अपनी मंगेतर से लेटा वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसे देखते ही एकदम बुरी तरह से हड़बड़ा गया। भाभी हैं क्या? वो मुस्कुराकर जोश में आगे आई और उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। भाभी कैसी हैं आप? आपको सिर्फ मेरे भाई की याद आती है, मेरी नहीं। मैं भी तो इस दुनिया में मौजूद हूँ ना, एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मार्स पर शिफ्ट नहीं हुई हूँ अभी तक। वो मुंह बनाते हुए बोली तो सामने मौजूद नैना मुस्कुराने लगी। उसे अपनी ये छोटी सी ननद बहुत प्यारी थी और उससे बेतहाशा मोहब्बत भी करती थी। मेरे पास वक्त की बहुत कमी होती है जान, अभी भी राहुल ने ही मुझे कॉल किया था, पूछ लो उससे, उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा था। वो एक सर्जन थी जिसकी वजह से उसे फुर्सत के पल बहुत कम मिलते थे। आपसे शादी के बाद तो मेरे भाई को पागल हो जाना है। वो थोड़ी शरारत से उंगली चेहरे पर रखकर बोली थी। वो क्यों भला? नैना हैरान होकर बोली। वो क्यों अपने पति को पागल करने लगी भला? आप घर नहीं होंगी और भाई आकर कहेंगे, नैना मेरा सर दर्द हो रहा है, आकर इलाज करो, और जब कमरे में देखेंगे तो डॉक्टर नैना वहाँ नहीं बल्कि हॉस्पिटल में अपने मरीजों का इलाज कर रही होंगी।
फिर मेरा भाई सेहतमंद होने की बजाय मरीज बन जाएगा और कमरे में चिल्लाएगा, नैना नैना। उसने अपने भाई की नकल उतारी तो वो दोनों हंस पड़े थे। राहुल हंसते हुए बोला, वैसे काफी हद तक ठीक कह रही है छोटी। नैना भी मुस्कुरा पड़ी। बेफिक्र रहो कृतिका, मैं राहुल को बिल्कुल भी पागल नहीं होने दूंगी, बल्कि पूरी तरह सेहतमंद रखूंगी। उसने शर्माते हुए लाल होते गालों से कहा तो राहुल मोहब्बत भरी नज़रों से नैना को देखने लगा। उनका रिश्ता पसंद का रिश्ता था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। राहुल बिजनेस करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, जबकि नैना एक बेहतरीन सर्जन थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह कामयाब इंसानों में गिने जाते थे। नैना को एक सर्जरी करनी थी, इसलिए उसने जल्दी ही कॉल बंद कर दिया। कृतिका ने तुरंत मुंह लटकाकर कहा, भाई। राहुल ने उसके गाल खींचते हुए हंसकर कहा, कहो कौन सा असाइनमेंट करवाना है? मैंने तुम्हारे चेहरे, लैपटॉप और किताबों से पहले ही अंदाजा लगा लिया है। मेरे न होने पर किससे करवाती थी? उसने हैरत से आंखें निकालते हुए पूछा। अरे आप नहीं होते थे तब तो मैं श्रेयांश से करवा लेती थी, वो हंसते हुए बोली। श्रेयांश उसका कजिन था। चलो ठीक है। उस निकम्मे के पास कोई काम तो होता था, वरना बाइक रेसिंग से फुर्सत कहाँ मिलती है उसे। राहुल ने उसका नाम लेते हुए सर नामे हिलाया तो कृतिका सोच में पड़ गई कि बताए या नहीं। फिर उसने हिम्मत की, वैसे भाई, श्रेयांश के साथ मैंने रेस लगाई थी और उसकी बाइक गिर गई थी। बेचारे को काफ़ी चोट आई है। उसने मुंह बनाकर कहा तो राहुल का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें समझाने की बजाय वो खुद तुम्हारे साथ शामिल हो गया। अब मैं उसकी अच्छे से खबर लूँगा, राहुल ने भौहें चढ़ाते हुए गुस्से में कहा। कृतिका तुरंत अपनी बात कहकर पछताई। भाई, अगर आपने श्रेयांश को डांटा तो मैं आपको कभी भी कुछ नहीं बताऊंगी, उसने नाराजगी से कहा। तो राहुल ने उसकी गर्दन पकड़ते हुए सख्ती से कहा, पहले वादा करो आइंदा खतरे वाले काम नहीं करोगी। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो कृतिका ने उसकी सबसे छोटी उंगली अपनी उंगली में फंसाकर मुस्कुराते हुए बोली, पिंकी प्रॉमिस। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े गिफ्ट्स पर पड़ी। भाई, इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए हैं? वो हैरत से बोली। नाम लिखे हुए हैं, देख लो। और हाँ, अपना उठाकर यहीं मेरे सामने लाकर खोलना, राहुल ने काम करते हुए कहा। तो उसने वैसा ही किया और 3 बॉक्स उठाकर बेड पर बैठ गई। पहला बॉक्स खोला तो अंदर एक बड़ी क्रिस्टल बॉल थी, जिसमें एक गुड़िया और ढेर सारी स्नो थी। वह उसने एकदम बटन दबाया तो म्यूजिक बजने लगा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। दूसरे बॉक्स में उसकी फेवरेट वेबटून नॉवेल्स थीं और तीसरे में उसकी पसंदीदा मूवीज़। वो अचानक उछलकर राहुल के गले लग गई। यू आर द बेस्ट भाई, उसके गाल पर किस करके बोली। तो राहुल हंसने लगा। उसे अपनी बहन की खुशी देखनी थी और वो देख रहा था। 6 महीने तक एक एक करके उसने उसकी पसंद की चीज़ें चुनी थीं। उसने अपना लास्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन देने का फैसला किया था, क्योंकि दिल अपनी बहन के बिना उसका लग ही नहीं रहा था। कृतिका खुशी खुशी उन गिफ्ट्स की तस्वीरें खींचकर किसी को भेज रही थी। राहुल ने हंसते हुए पूछा, किसे दिखा रही हो? अरे और किसे, उसी दक्ष को भी एकदम खिलखिलाई। राहुल जानता था वही नमूना है जो उसकी बहन से सब कुछ शेयर करता है। फिर उसने सारा ध्यान असाइनमेंट की ओर लगाया। असाइनमेंट बहुत बड़ा था और कृतिका की पुरानी आदत थी, पूरा महीना मौज मस्ती करती और फिर लास्ट डेट पर सब कुछ उसके सर पर डाल देती। रात रात भर राहुल या फिर श्रेयांश उसकी कॉपी भरते और वो अगले दिन देर तक सोती रहती। कृतिका, आज क्या करने का इरादा है? छुट्टी के वक्त तो उसकी दोस्त ने पूछा। कुछ नहीं यार, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं, उसने बेपरवाही से कहा। अरे वाह, तुमने ये आज कैसा ड्रेस पहना है? उसकी दोस्त काजल ने उसे देखते हुए कहा। अरे यार, ये तो कैंटीन वाली आंटी की बेटी का ड्रेस है। वो दोनों माँ बेटी तो कैंटीन की ही ड्रेस पहन लेती हैं और मैं उनकी बेटी का मांग कर ले आई और पहन लिया। जो ड्रेस पहनकर आई थी उस पर केचप गिर गया था। न जाने क्या सोचकर मैंने ये ड्रेस पहन लिया। इससे तो अच्छा था मैं ड्राइवर को बुलाकर घर चली जाती। वो गुस्से से अपने ड्रेस को देखने लगी जो काफ़ी पुराना सा था और था भी फुल, वरना तो वो तो जीन्स और शर्ट पहनने की आदी थी। चलो, गंदे कपड़ों से तो बेहतर है, काजल ने मज़े से कहा तो वो हाँ में सर हिलाने लगी। आज पैदल चलते हैं घर। न जाने क्या सोचकर उसे इतना फिजूल ख्याल आया था। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? गाड़ी से जाएं तो आधे घंटे में घर आता है, पैदल तो 2 घंटे लगेंगे। और जाहिर है तुम इंसानों की तरह तो चलोगी नहीं, रास्ते में मस्तियां भी करोगी। उसकी दूसरी दोस्त पूजा ने कानों को हाथ लगाए।
उसका ड्राइवर आ गया था और वो चली गई, जबकि कृतिका मुंह बनाती बाकी लड़कियों की ओर देखने लगी, लेकिन वो भी हाथ हिलाती हुई चली गई। पीछे बस कृतिका और उसका वॉक का आइडिया रह गया था। उसने ड्राइवर को देखा और बहुत चढ़ाकर दूसरी तरफ निकल गई। मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकती, वो यूं ही जलकर बोली और फिर चलने लगी। जाते हुए उसने कितने ही लोगों को तंग किया था, वो गिनती भी भूल गई थी। अचानक उसे एक बूढ़े सब्जी वाले का ठेला दिखा। उससे ठेला चलाया नहीं जा रहा था। अंकल जी, मैं मदद करूं? पीछे से आकर उसने पूछा, तो वो मुस्कुराकर सिर हिलाने लगे। रास्ते में शिव जी का मंदिर पड़ा तो बूढ़े अंकल जी कहने लगे, बेटा मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ, फिर आगे चलेंगे, क्या तुम 10 मिनट तक रुक सकती हो? वो मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी और ठेले पर ही बैठ गई, जबकि वो अंकल मंदिर में चले गए। दोपहर का वक्त था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। कृतिका ने अपना बैग ठेले पर रख दिया और पैर हिलाने लगी। पतली गली में लोग आते जाते उसे देखकर सिर हिलाते जा रहे थे। उन्हें लगा ये लड़की ठेला चलाती है। तभी अचानक एक गाड़ी की आवाज़ आई, ए लड़की, चलो ये ठेला हटाओ यहाँ से। बड़ी ही रौबदार आवाज़ में पुलिस की गाड़ी से एक पुलिस वाले ने खिड़की से गर्दन निकाल कर कहा था। और तभी कृतिका के होठों पर एक शरारती मुस्कान उभर आई थी। ऐसे मौके की तो उसे तलाश रहती थी, और आज ये मौका उसे खुद मिल गया था। क्यों हटाऊं? तुम्हारे बाप का रोड है क्या? वो उसे घूरते हुए बोली। उसे वैसे भी पुलिस वाले पसंद नहीं थे और रौब झाड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक बंदे के अलावा उसे कोई दूसरा पुलिस वाला पसंद नहीं था। ए लड़की, तमीज से बात करो, पुलिस वाला हूँ, 1 मिनट में अंदर डाल दूंगा। वो गुस्से से बल खाने लगा। लोग उसकी वर्दी से डरते थे और वो कैसे उसे सुना रही थी। गलती होने के बावजूद भी उस पर रौब जमा रही थी। हालांकि ये काम तो उस पुलिस वाले का था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी जानते नहीं हो मुझे मिस्टर, वो कमर पर हाथ रखकर नचाकर बोली, जबकि वो अब गाड़ी से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया था। तुम जैसी आम ठेले वाली को जानने का मुझे कोई खास शौक नहीं है। कहो तो अभी जेल में डालकर दिखाऊं? सामने खड़ा पुलिस वाला ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था। पुलिस वाले को धमकाने और हुक्म न मानने पर कौन कौन से केस लगते हैं पता भी है तुम्हें? बहुत कोई तोप समझ रही हो खुद को, उसने आंखें तरेरते हुए कहा और उसके हाथों में तुरंत हथकड़ी डाल दी। तभी वो बूढ़ा अंकल लौट आया। बेटा, बच्ची की गलती नहीं है, उसने समझाने की कोशिश की। कृतिका उसे घूरती रही। उसने विरोध नहीं किया था। वो जानती थी अभी जो चाहे ये बकवास कर रहा है करने दो, थोड़ी देर बाद यही उसके कदमों में गिरेगा। आप टेंशन मत लीजिएगा बाबा, बिल्कुल, बस मैं मेहमान बनकर जा रही हूँ और जल्द ही आपसे मुलाकात भी करूँगी। वो हंसकर बोली तो सामने खड़े पुलिस वाले का खून गुस्से के मारे खौल उठा था। जेल का नाम सुनकर लोग कांपते हैं और ये लड़की मुस्कुराकर बातें कर रही थी। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। डीएसपी सिद्धार्थ आर्या बुरी तरह तिलमिला गया था। उसे पुलिस की गाड़ी में डालकर वो थाने लाया। उसे देखते ही इंस्पेक्टर ने सैल्यूट मारा। ये हमारी मेहमान बनकर आई हैं, खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। लेडी इंस्पेक्टर को जेल में भेज दो। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने कहा तो कृतिका मुस्कुराकर उसे देखने लगी। उसकी मुस्कान ने सिद्धार्थ का गुस्सा और भी भड़का दिया। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, धमकी भी देती है, जेल जाने पर हंस भी रही है। वो धीरे से मन ही मन में बड़बड़ाया था। मुझे कॉल करनी है, उसने कहा। सिद्धार्थ तो यही समझा कि वो शायद वकील को बुलाना चाहती है, इसलिए उसने फ़ोन करने की इजाज़त दे दी। उसने कुछ देर सरगोशी में बातें की और फिर मुस्कुराकर सिद्धार्थ की ओर देखा। अब डीएसपी साहब, मुझे जेल में डाल दीजिए। उसकी इस अदा पर सिद्धार्थ का दिमाग चकरा गया। आज तक उसने ऐसा मुजरिम नहीं देखा था। ये लड़की दिन दहाड़े डीएसपी को धमकी दे रही है और मज़े से चॉकलेट खा रही है। वो गुस्से से गरज उठा। लेडी डॉक्टर उसे जेल के अंदर ले जा रही थी कि तभी पुलिस सायरन की आवाज़ें गूंज उठीं। एक साथ बहुत सी गाड़ियां थाने में घुस आईं। सिद्धार्थ खड़ा हो गया। सर, डीआईजी साहब आए हैं। हवलदार घबराकर अंदर आया था और कृतिका के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। सर, आप यहाँ? सिद्धार्थ ने एकदम सैल्यूट मारते हुए हैरत से डीआईजी साहब से कहा था। वो किसी आम से पुलिस स्टेशन में कब आते थे? तुमने जिस मुजरिम को पकड़ा है उसी से मिलने आया हूँ, डीएसपी सिद्धार्थ। ये सुनकर वो अंदर तक रोमांचित हो उठा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी फैल गई। यकीनन सर ने उसकी प्रमोशन कर देनी थी। उसे पूरा यकीन था कि लड़की का जुर्म बड़ा साबित करके वो अब उसकी किस्मत चमकने ही वाली है। वो मन ही मन एसपी बनने के सपने देख रहा था।
डैड, लड़की के मुंह से निकला। ये शब्द सिद्धार्थ के लिए मौत का फरमान साबित हुए। उसके कानों में जैसे बम फटा था। डैड, उसके सर पर जैसे आसमान टूट कर गिरा। पैरों तले से जमीन खिसक गई। जबकि वो लड़की सलाखों से हाथ निकालकर मुस्कुराकर अपने पापा को देख रही थी। जबकि डीआईजी साहब ने उसकी जेब से चाबी निकाली, ताला खोला और बेटी को सीने से भींच लिया। मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ? क्या किया है तुमने? उनकी आवाज़ में बाप की चिंता, टूटे दिल का दर्द साफ झलक रहा था। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी लाडली सलाखों के पीछे खड़ी है। उनका सीना जैसे भीतर से चाक कर दिया गया हो। कुछ नहीं डैड, बस ये डीएसपी साहब से थोड़ी सी शरारत कर ली थी और इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, कृतिका ने मासूमियत और शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। जबकि सिद्धार्थ की हालत तो बुरी हो चुकी थी। प्रमोशन की जगह अब तो डिमोशन की तलवार सिर पर लटकती हुई दिखाई दे रही थी। वो एकदम हकलाने लगा। सर प्लीज़, ये बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैं समझा नहीं था। उसकी आंखों में विनती थी और जबान लड़खड़ा रही थी। डीआईजी की नज़रें अंगारों की तरह उस पर टिकी थीं। सख्त आवाज़ गूंजी, आइंदा मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये मेरी जान है, समझे आप? सिद्धार्थ का गला सूख गया। थोड़ी देर पहले जिसे वो एक आम सी लड़की समझकर धौंस दिखा रहा था, आज उसी के आगे गिड़गिड़ा रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। कृतिका ने अपने डैड को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, डैड छोड़िए ना, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। उसके इस एक वाक्य ने सिद्धार्थ की सांस जैसे उसे वापस लौटा दी। थोड़ा और देर होती तो शायद उसका करियर उसी पल ख़त्म हो जाता। सर, थैंक यू सो मच। उसके मन ही मन यही शब्द थे। जैसे ही डीआईजी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकले, सिद्धार्थ की जान में जान आई थी। उसकी सांस अटकते अटकते बाहर निकली और अचानक वो कुर्सी पर ढह गया। तेज धड़कनों के बीच खुद से बुदबुदाया, मैं तो आज सचमुच गया था। वो सर टेबल पर रखते हुए बोला। सबने अफसोस से गर्दन हिलाई। आज डीएसपी के साथ साथ पूरा स्टाफ बेरोजगार हो जाता। शुक्र है उस लड़की ने ज़्यादा शिकायत नहीं लगाई, वरना सच्चाई जानकर हम अपने कदमों पर खड़े नहीं रह पाते। ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? और ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं तुमने? कौन कहेगा कि तुम डीआईजी की बेटी हो? उन्होंने उसकी तरफ चेहरा मोड़कर पूछा। वो वाकई ऐसी ड्रेसिंग नहीं करती थी। उनकी बात बिल्कुल सही थी। डैड, इन्हें पहनना मेरी मजबूरी थी। वो मुंह बनाते हुए अपने कपड़े खराब होने की बात बता गई। डैड, गाड़ी इस रास्ते पर डालें। वो अचानक चीखने लगी। उसे वही ठेले वाला ठेला घसीटते हुए नजर आया। उनकी सूरत से पता चल रहा था कि वो उसकी वजह से बहुत उदास हैं। कृतिका को उन्हें गम से बाहर निकालना था। क्या हुआ? ड्राइवर, गाड़ी कृतिका जो रास्ता बता रही है वहीं डालो। कुछ मिनट में गाड़ी रुकी और कृतिका उतर कर भागी। उसके डैड भी गाड़ी से बाहर उतर कर आए। अंकल, उसने आवाज़ लगाई और भागते हुए उन तक पहुंच भी गई। बेटी, तुम ठीक हो? उस पुलिस वाले ने बदतमीजी तो नहीं की थी ना तुम्हारे साथ? वो एकदम परेशानी से पूछने लगे। तो कृतिका एकदम से हंस दी। मेरे डैड के होते किसी की हिम्मत है मुझे चोट पहुंचाने की? मेरे डैडी डीआईजी हैं, उसने अपने डैड की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही गुरूर से बताया। तो वो हैरत से उन्हें देखने लगे, जबकि उसके डैड मुस्कुराकर उस आदमी से हाथ मिलाने लगे। वो बेइंतहा खुश थे। इतनी ऊंची पोस्ट पर होने के बावजूद वो दोनों गाड़ी से उतरकर वहाँ खड़े थे। ये बच्ची बहुत अच्छी है, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसी बेटी आपको मिली। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को देखा। घर आकर उन्होंने कृतिका से सारा मामला पूछा तो उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन डीएसपी सिद्धार्थ की कुछ बातों को एडिट कर दिया था, वरना उसकी मुंडी उसके तन से अलग हो जानी थी। उसकी शक्ल देखकर कृतिका को काफ़ी मज़ा आया था। बस इतनी ही शरारत ठीक थी। किसी की नौकरी ख़त्म करना या उसे नुकसान पहुंचाना उसकी शरारत का हिस्सा नहीं था। मैं पैदल आने वाली थी और फिर ये सब हो गया, उसने लास्ट में मुस्कुराकर बोला। वो हर हालत में मुस्कुराने का काम करती थी। उसके डैड ने हंसकर उसे सीने से लगा लिया। हम राहुल की शादी का सोच रहे हैं, नैना के माँ बाप भी तैयार हैं, उन्होंने बताया। तो कृतिका ने याहू का नारा लगाया। वो सुबह असाइनमेंट जमा करवाकर आज़ाद हो गई थी। सेमेस्टर अभी दूर थे तो वो आज़ादी से शादी एंजॉय करती। मैं क्या पहनूंगी डैड शादी में? उसने अपनी फ़िक्र सताने लगी थी। ऑनलाइन कुछ देखकर बता देना या फिर किसी डिज़ाइनर से बात कर लेना, जो तुम चाहो वो पहन लेना, वो मुस्कुराकर बोले। कृतिका ने ज़ोर शोर से सर हिलाया।
अपने भाई से मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए जल्दी जल्दी लंच किया और जल्दबाजी में ड्राइवर के साथ राहुल के ऑफिस में धावा बोल दिया। भाई, उसने अचानक मीटिंग रूम में कदम रख दिया। सॉरी सॉरी, उसने इतने सारे लोगों को देखकर हाथ उठाते हुए बाहर की राह ली। राहुल जल्दी से उसके पीछे आया था। कृतिका उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी जब वो पीछे से आया। भाई, वो मुस्कुराकर उससे लिपट गई। सारे वर्कर्स मुस्कुरा रहे थे। भाई, आप भाभी को घर लाने वाले हैं, फिर उसके बाद आप दोनों हनीमून पर भी जाएंगे, है ना? आप प्रॉमिस करें, मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। वो एकदम बेचैनी से बोल रही थी, जबकि राहुल ने शर्मिंदगी से नजरें आसपास डालीं। सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो हनीमून का उसके साथ जाने का प्रोग्राम पूरी तरह सेट कर चुकी थी। बिल्कुल चलना, लेकिन अभी ये बातें करना सही नहीं है। हम ऑफिस में चले? वो लाल पड़ते कानों को खुजाते हुए बोला। नहीं, आप मीटिंग में जाएं। बस वो कुछ ही देर में सबको हेलो करके यहाँ से चली जाऊंगी। जब कृतिका यहाँ आती थी, राहुल सख्त बिजनेसमैन से नरम दिल भाई बन जाता था और उसका ये अंदाज सबको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, लेकिन किसी को तंग मत करना, उसने चहकते हुए प्यार से कहा तो वो धीरे से मुस्कुराने लगी। हेलो मैम, सबने एक साथ कहा तो कृतिका ने कमर पर हाथ रखकर कहा। मैम? ये क्या मैम? मेरा नाम कृतिका है, इतना प्यारा सा है कृतिका। आप सबको पता है मेरा नाम किसने रखा? वो बोलकर उत्सुकता से बताने लगी। मेरे भाई ने। मैं अपने भाई से पूरे 10 साल छोटी हूँ। वो एक कुर्सी पर बैठकर झूलने लगी। कितने ही लड़कों की नज़र उसके आसपास लिपट गई थी और वो जानती भी नहीं थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आप सबसे भाई की शादी में मुलाकात होगी, वो मुस्कुराकर बोली। सबने हंसकर उसे बाय कहा। वो घर आई तो उसकी माँ ने उसके कान पकड़ लिए। कहाँ गई थी? वो गुस्से से पूछ रही थी। अरे, भाई को बधाई देने गई थी शादी की, वो एकदम परेशानी से बोली। थोड़ा सब्र कर लेती। तुझे क्या लगा कि वो देश छोड़कर गया है? अरे, सिर्फ ऑफिस ही तो गया था, उसकी माँ ने कहा तो वो हंस पड़ी। आप जेलस होती हैं क्योंकि आपका बेटा मामास बॉय की बजाय सिस्टर विरोह है। वो एकदम कहकहा लगाते हुए जंप करती सीढ़ियाँ चढ़ गई। पीछे से आते उसके डैड भी हंस पड़े। देख रहे हैं ना कैसी बदतमीज है, वो गुस्से से बोली। अरे, कहाँ बदतमीज है, बल्कि ये इस घर की रौनक है। मैंने सोच लिया है कि हम कृतिका की शादी नहीं करेंगे। अगर कोई घर जमाई मिलता है तो ठीक, वरना मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं। उनकी बातें सुनकर उसकी माँ ने नाम में सर हिलाया था। आप दोनों बाप बेटे का कोई हल नहीं है, उन्होंने कहते हुए किचन का रुख किया जहाँ नौकरानी उनके इंतजार में खड़ी थी। घर में नैना और राहुल की शादी की तारीख रख गई थी और घर में एक हलचल सी मच गई थी जिसमें कृतिका सबसे आगे थी। मॉल के चक्कर लगाकर वो हर चीज़ खरीदने में उसकी मौजूदगी जरूरी होती थी। नैना और राहुल शादी का ड्रेस लेने गए थे। कृतिका को राहुल साथ ले गया था। माँ ने कहा भी था कि कुछ देर रहकर हमारे पास आ जाना, भाई भाभी को अकेले वक्त देना। उसने हामी भरते हुए सर हिला दिया था। भाभी, आप पर ये ड्रेस अच्छा लगेगा, वो एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए बोली तो राहुल ने वो ड्रेस तुरंत ले लिया, जबकि नैना हंसी। वो एक टीनएजर ड्रेस था, ना तो कृतिका को आना था और ना ही नैना को, लेकिन कृतिका ने कहा तो लेना तो था ही। भाभी, क्या आपको भाई से कोई पर्सनल बात करनी है? वो मुस्कुराकर पूछने लगी तो नैना का चेहरा अचानक ही शर्म से लाल पड़ गया। राहुल हंसते हंसते बोला, नहीं, हमें बातें करनी होंगी तो हम तुम्हारे सामने ही कर लेंगे। नैना उसे आंखें दिखाने लगी। ठीक है, लेकिन माँ ने कहा था कि दोनों के बीच ज़्यादा देर घुसे मत रहना, वो दोनों एक दूसरे से कुछ पर्सनल बातें भी कर सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा स्पेस देना। अब भला मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप जो चाहे बातें कर सकते हैं। उसने अचानक भाभी को टक्कर मारी तो वो लहराकर राहुल के पास पहुँच गई और कृतिका हंसने लगी। आप दोनों भी ना, वो कहकर वहाँ से चली गई। राहुल ने नैना को देखा, वो होठों पर मुस्कुराहट को रोक रही थी। आप उसे बच्ची कहते हैं? उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। बच्ची ही तो है, कल मुझे कह रही थी कि हनीमून पर आपके साथ जाऊंगी। तो नैना ने हैरत से उसे देखा। क्या सच में? अरे नहीं, वो इतनी भी नादान नहीं है, बस यूं ही जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा बोल जाती है। रात में आई थी मेरे पास, कहने लगी जिस बात में कह दिया था। आप मेरी बात को दिल पर मत लेना, हनीमून कैंसिल मत कर दीजिएगा, वरना मामा की चप्पल होगी और मेरा सर। अब वो दोनों उसकी बातें याद करके हंस रहे थे। कृतिका और उसकी मम्मी दूसरी गाड़ी में शॉपिंग करके लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर दूसरी गाड़ी मंगवाने लगा।
कृतिका बाहर निकलकर गाड़ी से टेक लगाकर लॉलीपॉप खाने लगी कि तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकी। मिस कृतिका, आप? डीएसपी सिद्धार्थ ने हैरत से पूछा। वो आम से कपड़ों में था और इस वक्त काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बाल जेल से सेट कर रखे थे और खिला खिला सा चेहरा। उसकी शर्ट हल्की ब्राउन थी। जी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, अभी दूसरी गाड़ी आती होगी, कृतिका ने बताया। उसने नॉर्मल अंदाज से बात की। वो दिल पर लेने वाली लड़की नहीं थी। ये कौन है कृतिका? उसकी माँ भी गाड़ी से उतर आई। मामा, ये डीएसपी सिद्धार्थ आर्या है। डैड और मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। उसने आंखें दिखाते हुए बात घुमाई और उसकी नज़रों से वो समझ गया कि उसकी माँ को कुछ नहीं बताना। भगवान बुरी नज़र से बचाए। कितने प्यारे बच्चे हो, शादी हो गई? उन्होंने पूछा। जी। पहले तो वो हैरान हुआ। नहीं, अभी नहीं हुई। मैं अपनी ड्यूटी के बीच किसी रिश्ते को जगह नहीं दे सकता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आईजीपी हो। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने सर झुकाया। तभी उसकी माँ ने कृतिका को एक चपत लगाई। इसकी जुबान में कुछ ज़्यादा ही खुजली होती है। असल में इसके भाई और इसके बाप ने इसे सर चढ़ाया है। उन्होंने अपना रोना रोया तो वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा, जो अब नाराज होकर गाड़ी में जा बैठी थी। आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ, उसने पूछा। तो वो सच में पिघल गई। ड्राइवर को आने में अभी 1 घंटा लग जाना था। उसकी बात सुनकर उन्होंने सर हिलाया। ड्राइवर ने सामान सिद्धार्थ की गाड़ी में डाला और उन्होंने कृतिका को खींचकर बाहर निकाला। उसे भी गाड़ी में बिठाया। अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा करो। राहुल से क्या कह रही थी कि हनीमून पर उसके साथ जाओगी? शर्म कहाँ है तुम्हारी? जबकि कृतिका मुंह लटकाए हुए बैठी रही। सिद्धार्थ उसे शीशे से देख रहा था और उनकी बात सुनकर मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पाया था। मुंह से निकल गया था मामा, बाद में भाई को कह भी दिया था कि उनकी प्राइवेसी में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगी। अब मैं आपसे नाराज हूँ बस, वो बोली। उसके होंठों पर मुस्कुराहट मचल गई। बहुत खूब। कहीं नैना भी सोचती होगी एक ननद है, वो भी सास से कम नहीं। उन्होंने उसे बुरी तरह घूरा। मैं आपको सास लगती हूँ? वो एकदम चटक कर बोली और उनकी तरफ पलट गई। फिर जल्दी से मोबाइल निकालकर कोई नंबर मिलाने लगी। भाभी, मॉम को बताएं मैं आपको सास लगती हूँ, वो बुरा मानते हुए अब नैना से पूछ रही थी। राहुल उसके साथ था तो वो भी हंस पड़ा। उसे समझ आ गया था कि माँ बेटी की जंग चल रही है। वैसे किसी सास से कम भी नहीं हो तुम, नैना ने शरारत से कहा। तो दूसरी तरफ उसकी माँ ने मुस्कुराकर उसे देखा। जबकि वो नाराज होती अपने साथ अपने हाथ बांधे चुपचाप बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसका एक एक अंदाज नोट किया था। वो उसे घर ड्रॉप करके जाने लगा जब उसकी माँ ने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उसने बड़ी ही सहूलियत से मना कर दिया। उसे मालूम था कृतिका उसे दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो नाराज थी और वो अपने कमरे में चली गई होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं था जाने का। वो पलट गया, लेकिन कृतिका की यादें उसके दिमाग से चिपक गई थीं। शादी के दिन वो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, जिस पर उसकी माँ ने कहा था, अम्मा मत बन जाना, लड़कियों की तरह तैयार होना। जिस पर कृतिका का मुंह फूल गया। दक्ष उसे पार्लर लेकर गया था। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई थीं, शालिनी आंटी और दक्ष उनके ही घर पर रुके हुए थे। कृतिका की माँ सुनैना और शालिनी जी में बहुत गहरी दोस्ती थी। बिल्कुल बहनों की तरह मेल मिलाप था और इसीलिए हर फंक्शन, हर त्यौहार पर दोनों साथ पाई जाती थीं। तो जब शादी का इतना बड़ा मौका था तो दोनों साथ क्यों न होती। और अब तो कृतिका को दक्ष के रूप में एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। जहाँ भी कृतिका को जाना होता वो फौरन दक्ष का नाम लेती और दक्ष भी मुंह बिगाड़े बिना उसके साथ चल पड़ता। उसकी माँ ने डांटा भी, लेकिन उससे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था और दक्ष ने भी कहा कि वो कृतिका का काम करके खुश है। वो ब्यूटी पार्लर से सीधा हॉल के बाहर आई थी। दक्ष ही उसे लेकर आया था। आज उसने एक खूबसूरत घेरदार फ्रॉक पहनी हुई थी। उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। कृतिका मुस्कुराकर भी उस ड्रेस को एंजॉय कर रही थी कि अचानक डीएसपी सिद्धार्थ की नज़र उस पर पड़ी। वो हैरान सा उसके परी चेहरे को देखने लगा। हेलो डीएसपी साहब, उसके करीब आते हुए बोली तो वो हैरान रह गया। वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। उसका भाई आगे खड़ा था। वो कृतिका को ही ढूंढ रहा था। कृतिका, भाई ढूंढ रहा है, उसके साथ एंट्री करो, दक्ष ने कृतिका के साथ खड़े उस नौजवान को घूरते हुए कहा। तो वो सर हिलाते हुए अंदर बढ़ गई। सिद्धार्थ तो उस लड़के की पीठ ही देख सका था, वरना उसे बड़ी चिढ़ महसूस हो रही थी कि उसने सिद्धार्थ का पसंदीदा नज़ारा उसकी आंखों के सामने से हटा दिया था। उसे डीआईजी साहब की तरफ से दावत मिली थी। उसकी पूरी टीम वहाँ पर आई थी
वो एक काबिल ऑफिसर था जो कि अपनी प्रमोशन के इंतजार में था, लेकिन ऊपर से मिले ऑर्डर की वजह से उसकी प्रमोशन नहीं हो पाई थी। बारात अंदर दाखिल हुई तो सबसे आगे राहुल और कृतिका थे। वो डांस की तरह अपने दोनों हाथ हिला रही थी। अपनी माँ का डर था, वरना तो वो खुशी से पूरा डांस भी करके दिखा देती। लंबे बाल कर्ल होकर आधे हो गए थे, बीच की मांग में बिंदिया लटक रही थी, कानों में पहने झुमके उसकी हरकत पर हिल रहे थे। दुपट्टा उसने कंधे से पिन से जोड़ा हुआ था, जो पीछे से घूमकर आगे उसकी चूड़ियों से बंधा हुआ था। ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाले लहंगे में उसका सजा संवरा रूप न जाने कितनी आंखों को सुकून दे रहा था। कृतिका इन सब बातों से अनजान अपनी ही खुशी में चहक रही थी। राहुल ने उसे अपने कंधे से लगाया हुआ था। उसने ही नैना का हाथ राहुल के हाथ में दिया था। मेरे भाई को मुझसे छीन मत लेना। उसकी आंखें भीग गई थीं। उसकी सारी फ्रेंड्स कहती थीं, देखना तुम्हारे भाई शादी के बाद बदल जाएंगे, और आज ये सारी बातें उसे याद आ रही थीं। वो अपने भाई को बदलते हुए बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। नैना ने मुस्कुराकर उसके गालों को छुआ और वो मुस्कुराती हुई राहुल को नैना के हवाले कर गई। वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे और कैमरे की आंख ने ये मंजर कैद कर लिया था। जब कृतिका अपने डर मिटा रही थी, नैना ने गहरी सांस ली। थैंक्स मेरी बहन को समझने के लिए। मैं हमेशा भाई, दोस्त, बाप इन सब की तरह इसे ट्रीट करता हूँ। वो हर बात मुझसे शेयर करती है। उसके लिए ये बात बहुत बड़ी होगी। जब वो मेरे पास आए तो तुम बुरा मत मानना। राहुल कृतिका को देखते हुए नैना से कह रहा था। नैना ने उसे देखा। मैंने मंगनी के बाद कभी आप दोनों के बीच आकर कुछ किया, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे हनीमून पर भी साथ लेकर चलो। जबकि राहुल और कृतिका हंस पड़े थे। कृतिका ने खूब एंजॉय किया इस बात को। शादी के तीसरे दिन ही वे लोग हनीमून पर जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, इसे हनीमून पर ले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये तो पूरी की पूरी आफत की पुड़िया है। कहीं ऐसा न हो कि हमें वहाँ से भागना पड़े। वो हंसकर उसके कारनामे उसे बताने लगा तो नैना को हैरत हुई। वो तो समझती थी कि कृतिका एक सुलझी हुई लड़की है, लेकिन वो तो शरारत की पोटली थी। लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि अभी तो उनकी ज़िंदगी में कृतिका की तरफ से एक बहुत बड़ी शरारत भी होने वाली है, जिसे वो दोनों जिंदगी भर याद करके हंसते रहेंगे। वो कैमरे में अपनी तस्वीरें खिंचवा रही थी। उसे पोज आते थे जब भी वो अपनी मर्जी से देती जा रही थी। और सिद्धार्थ की नज़रों से देखने के बाद सिद्धार्थ ने कुछ और नहीं देखा था। और सिद्धार्थ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? दक्ष उसके साथ आकर खड़ा हुआ तो वो हैरान रह गया। दक्ष तुम? वो भी उसकी तरफ हैरानी से पलटा था। तुम यहाँ कैसे? वो एकदम हैरानी से बोला। इस लड़की को जानते हो? वो उसका जवाब सुने बिना जल्दी से पूछने लगा। जरूर लड़के वालों की तरफ से होगा, इसे जानता होगा, सिद्धार्थ ने सोचा, जबकि दक्ष के माथे पर बल पड़े। क्यों? उसने थोड़ा गुस्से से पूछा। लेकिन सिद्धार्थ उसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे वो अच्छी लगती है, शायद मोहब्बत करने लगा हूँ उससे। वो गहरी सांस लेकर बोला। उसके बारे में कुछ भी गलत सोचा तो कल से फिर तुम डीएसपी भी नहीं रहोगे, दक्ष गुस्से से कहकर पलट गया, जबकि वो हैरान सा उसे जाते हुए देखने लगा। दोनों यूनिवर्सिटी में 2 साल तक साथ पढ़े थे। फिर दोबारा दक्ष से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसकी मुलाकात हुई तो वो उसके रवैये पर बुरी तरह हैरान था। वो सीधा कृतिका के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में कुछ चला गया था। वो झुककर फूंक मार रहा था। वो दोनों इतने क्लोज थे कि सिद्धार्थ को दक्ष से चिढ़ महसूस हुई। दक्ष ने कृतिका की कलाई थामी और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। उसे हील्स पहनने में दर्द होता था, लेकिन आज वो सारे फैशन करके आई थी। कुछ मिनट के बाद उसकी तरफ राहुल आया था। वो दोनों उसके सामने जमीन पर बैठे थे, सब बातों से अनजान। वो दूल्हा बनकर अपनी बहन के पांव से हील्स उतार रहा था। चेहरे पर नाराजगी साफ थी। सिद्धार्थ ने उसकी खुशकिस्मती को सराहा। हर कोई उसके लिए पागल था। उसके पापा भी चले आए। उन्होंने कृतिका के सामने एक छोटी हील्स के सैंडल रखे, जिसे वो हंसकर पहन रही थी। उन सब में अगर कोई सिद्धार्थ की आंखों को चुभ रहा था तो वो दक्ष था। राहुल भाई और संजय जी उसके पापा थे, तो ये बात समझ आती थी कि वो क्यों उसके आगे बिछ रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ की समझ से ये बात बाहर थी कि आखिर दक्ष को क्या मुसीबत थी जो उसके आगे पीछे भिड़ रहा था। अगर उन दोनों का कोई रिश्ता हुआ तो यही सोचते सोचते उसका दम घुटने लगा। कुछ देर के बाद कृतिका खिलखिलाते हुए लॉन में घूम रही थी। उसके हाथ में एनर्जी ड्रिंक थी जो दक्ष ने उसे लाकर दी होगी, क्योंकि वही थोड़ी देर पहले उसके पास आया था। सिद्धार्थ का अचानक ही महफिल से दिल उठ गया और वो बाहर जाने लगा कि तभी उसके सामने कृतिका आ गई।
आप बिना कुछ खाए जा रहे हैं? उसने एकदम मासूमियत से सवाल किया। हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो कहकर पलटने लगा, जब उसके हाथ थामने पर एकदम पत्थर बन गया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप ड्राइव कैसे करेंगे? ये एरिया मेन एरिया से बहुत दूर है, वो परेशानी से उसे देखते हुए बोली। वो कितने ही पल उसकी आंखों में देखता रहा। क्या हुआ कृतिका? दक्ष पीछे से आया तो सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ गया। दक्ष, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और ये अकेले जा रहे हैं। तुम जरा इन्हें रोड तक छोड़ाओ, फिर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। वो शरारती लड़की को पता नहीं था कि वो परवाह करते हुए उसे कितनी अच्छी लग रही थी। दक्ष उसकी आंखों के सामने गुस्से से चुटकी बजाने लगा। फिर सिद्धार्थ से बोला, चलो। तो सिद्धार्थ भी एक नज़र कृतिका को देखते हुए दक्ष के साथ बाहर की ओर चल पड़ा। वो बाहर आया तो दक्ष ने उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल खोलो, दक्ष ने ठंडे शब्दों में हुक्म दिया। क्यों? वो उसे घूरते हुए बोला। उसने गुस्से से सिद्धार्थ का अंगूठा मोबाइल पर लगाया और मोबाइल खुल गया। उसने कृतिका की सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी जो वो फोटो सेशन के दौरान ले रहा था। इसे नज़र उठाकर भी मत देखना, अभी उसका दक्ष जिंदा है, उसने जाते हुए कहा। तो सिद्धार्थ ने गुस्से से गाड़ी को लात मारी और जल्दी से ट्रेस से फोटो निकालने लगा, लेकिन वो वहाँ से भी डिलीट कर चुका था। उसके जबान पर दक्ष के लिए गाली आते आते रुकी थी। वो दोनों रस्में पूरी करके कमरे में आए थे। नैना वॉशरूम जाना चाहती थी। जब उसने दरवाज़ा धकेला तो दरवाज़ा लॉक था। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो भी बंद था। ये बंद क्यों है? उसने हैरत से राहुल से पूछा था। राहुल ने सर पर हाथ फेरा और नैना के सामने शर्मिंदा हो गया। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। राहुल चाबी और कार्ड ढूंढने लगा। अचानक बेड के नीचे से आवाज़ आई तो नैना चीख उठी। नीचे देखा तो चाबी वाली गुड़िया थी, एक दो नहीं बल्कि 15-20 के करीब। एक साथ उन्होंने टाइम पर म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था। नैना राहुल से लिपटकर खड़ी हो गई थी। ये सब मेरी प्यारी बहन की हरकत है, उसके बताने पर नैना हैरान हुई। कृतिका ऐसा कर सकती है? नैना ने उसे शरारत करते कभी देखा ही नहीं था। ऐसा? अभी तो बहुत कुछ होगा कमरे में। वो हंस दिया था, जबकि नैना बुरी तरह परेशान हो गई। परेशान मत हो, उसकी छोटी मोटी शरारतों को इग्नोर करो। वो अभी कह ही रहा था कि अचानक अलार्म बजने लगा। नैना इस बार हंस दी। हमारी नाइट खराब करने का प्लान है सारा? नैना ने आसपास देखते हुए पूछा। नहीं, उसने तुम्हारा वेलकम किया है। अगर ये शरारत बाहर किसी दूसरे तरीके से करती तो माँ ने उसके 2 थप्पड़ लगा देने थे, इसीलिए तुम्हारा कमरे में आने का वेट कर रही थी, वो उसे बताने लगा। तो वो नामे सर हिलाते बेड पर वापस आकर बैठी कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। चादर हटाकर देखा तो लॉलीपॉप से दिल बना था और लिखा था, वेलकम भाभी। देखा कितने प्यार से उसने तुम्हारा स्वागत किया है, राहुल ने बताया। तो वो सुकून से हो गई। पूरा कमरा चेक करने के बाद राहुल नैना का हाथ पकड़कर बेड पर आया था। आराम से बैठ जाओ, अब कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे कमरे को चेक करते करते नैना और राहुल का पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया था और राहुल अब और ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता था। उसने बेचैनी से नैना को अपनी बाहों में समेट लिया कि तभी एक और तेज अलार्म बज उठा और ये अलार्म अब खुद कृतिका की आवाज़ में था, जिसमें वो हंसते हुए अपने भैया भाभी को शादी की ढेर सारी मुबारकबाद दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल कृतिका से अलग हुआ और अलार्म बंद कर दिया। डरते डरते वो दोबारा नैना के करीब हुआ। राहुल, मुझे लगता है पहले लाइट बंद कर देनी चाहिए। तुम्हारी बहन का कुछ पता नहीं है, वो अपनी नादानी में कुछ भी कर सकती है, नैना ने हंसते हुए कहा। तो राहुल ने भी सर पर हाथ मारा, लाइट ऑफ कर दी और नैना को बाहों में समेट लिया। वो बड़े ही डरते डरते नैना को अपने होठों से छू रहा था, जबकि अब तो नैना भी मदहोशी से राहुल के सीने से लिपट गई थी। भगवान की कृपा हुई थी कि अब आगे से कृतिका की तरफ से कोई शरारती एटम बम नहीं मिला था। आगे से उनकी रात बड़ी ही खूबसूरत निकली थी। अगले दिन राहुल और नैना का रिसेप्शन था, लेकिन सिद्धार्थ रिसेप्शन में जाना नहीं चाहता था कि तभी उसे कृतिका का मैसेज मिला, जिसमें वो कह रही थी, आज रिसेप्शन में आएंगे तो आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और सिद्धार्थ न चाहते हुए भी तैयार होकर भारी दिल से रिसेप्शन में पहुंच गया था। वो बड़े ही बुझे मन से तैयार हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। हालांकि आंखों की उदासी छुप नहीं रही थी। जब से दक्ष ने उसे कृतिका से दूर रहने को कहा था, उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो गया था। वो मासूम सी लड़की उसके दिल में घर कर गई थी, लेकिन वो तो पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। ये सोचकर ही सिद्धार्थ का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो उसी का इंतजार कर रही थी।
उसके हॉल में आते ही कृतिका ने उसे एक तरफ जाने का इशारा किया तो वो हैरत से वहां कोने में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। खैरियत तो है कृतिका? वो उसके चेहरे पर साफ उलझन देख रहा था। नहीं, खैरियत कहाँ है, सुबह से परेशान हूँ और किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकती। शायद आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, वो घबराहट से इधर उधर देखते हुए बोली। आखिर परेशानी क्या है? उसे यकीन हो गया था प्रॉब्लम बड़ी है, वरना वो खुद ही हर प्रॉब्लम को सुलझा लेती। मैं डैड, दक्ष या फिर भाई से मदद ले सकती हूँ, लेकिन लेना नहीं चाहती। किसी की इज्जत का सवाल है। मेरी दोस्त है, उसकी तस्वीरें एक लड़के के पास हैं। गलती तो लड़की की है। उसने काफ़ी वक्त से उस लड़के के साथ रिश्ता रखा हुआ था और अब वो लड़का उसे उन तस्वीरों से ब्लैकमेल कर रहा है। आप पुलिस में हैं, ये काम कर सकते हैं। घर पर बताया तो माँ ने उल्टा लटका देना है कि कैसे लोगों से दोस्ती रखी हुई है। वो जल्दी जल्दी उसे सारी बातें बता रही थी। मुझे नंबर दें उसका। सिद्धार्थ ने मोबाइल निकाला तो कृतिका ने झट उसे नंबर सेंड कर दिया। कल तक वो लड़का पकड़ा जाएगा, उसने उसे दिलासा दिया। मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसने नरमी से कहा तो कृतिका मुस्कुरा दी। आप तो ग्रेट हैं। उसकी तारीफ पर वो हंस पड़ा। वो आज भी नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। तभी दक्ष दोनों को एक कोने में बैठा देखकर सर पर पहुंच गया। यहाँ क्या कर रही हो? उसने कृतिका से पूछा और सिद्धार्थ को घूरा। कुछ नहीं, बस तबीयत का पूछ रही थी इनसे, कृतिका बोली। अगर तबीयत खराब थी तो आने की क्या जरूरत थी? दक्ष ने बदतमीजी से कहा। दक्ष, ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? शालिनी आंटी ने तुम्हें तमीज सिखाई होती तो ऐसी बातें नहीं करते। उसके बोलने पर सिद्धार्थ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो दोनों चले गए और महफिल जारी रही, लेकिन सिद्धार्थ एक तरफ बैठा बस उसे ही देख रहा था। हंसती मुस्कुराती बहस करती वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक ही सिद्धार्थ की नज़र ऊपर उठी। कृतिका के सिर पर झूलता हुआ झूमर गिरने ही वाला था और वो हॉल का सबसे बड़ा झूमर था। सिद्धार्थ बिजली की तरह उठा और दौड़ा। झूमर तेजी से नीचे आ रहा था। उसने कृतिका को झट धक्का देकर बचाना चाहा, लेकिन पल भर में जमीन कांच और खून से रंग गई थी। कुछ पल के लिए तो कृतिका समझ ही नहीं पाई थी कि हुआ क्या था। सब लोग हक्का बक्का जमीन पर पड़े सिद्धार्थ को दर्द से कराहते हुए देख रहे थे। कृतिका कांपते पैरों से आगे बढ़ी। उसका फोन हाथ से लगभग गिर गया था। तभी राहुल ने तेजी से बढ़कर कृतिका को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। सिद्धार्थ को फौरन अस्पताल ले जाया गया। कांच के कई टुकड़े उसके शरीर में धंस चुके थे। कृतिका का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी वजह से कोई अपनी जान गंवाने वाला था। दक्ष और राहुल उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, उसे कुछ हुआ तो वो मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। उसकी माँ उसका हाथ थामकर तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि सिद्धार्थ अब खतरे से बाहर है। राहुल अपनी माँ को घर ले गया था क्योंकि वो अस्पताल में बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। अब वो अस्पताल में सिर्फ कृतिका और दक्ष थे। 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ को होश नहीं आया था। कृतिका रोती तो दक्ष उसे तसल्ली देता। दक्ष को झटका तब लगा जब पता चला कि सिद्धार्थ का कोई फैमिली मेंबर नहीं था। उसे बहुत अफसोस हुआ और कृतिका को भी गहरा दुख। जब आखिरकार सिद्धार्थ को होश आया तो उसने सामने कृतिका और दक्ष को पाया। काश वहाँ सिर्फ कृतिका होती, सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। आपने ऐसा क्यों किया? आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, उसने मजाक में कहा था, लेकिन उसके शब्दों पर दक्ष गुस्से से भड़क उठा और उसे घूरने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कृतिका शर्मिंदा होकर बोली, लेकिन अपनी ही कही हुई बात याद करके वो खुद भी शर्म से लाल हो गई थी। वो सचमुच उसकी तकलीफ पर बुरी तरह बेचैन थी। अपनी हद में रहो, दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा। कृतिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो सिद्धार्थ को घूरने में ही लगा हुआ था तो उसे बुरा लगा। उसने झटके से दक्ष को एक जोरदार चुटकी काटी तो वो करा उठा। माना कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन अभी राहुल भाई की कमी पूरी करने की जरूरत नहीं है। उसके बात पर सिद्धार्थ एकदम से ठहर सा गया। क्या भाई? ये भाई है? उसके होठों से अनजाने में ही निकल पड़ा, जबकि दक्ष जोर से हंस पड़ा। हाँ, अगर मैं इसका भाई ना होता तो क्या इसका राहुल भाई मुझे इसके पास फटकने देता? हरगिज भी नहीं। दक्ष, कृतिका और राहुल को सुनैना आंटी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ तो कोमा में थी और मैं सिर्फ 1 दिन का था।
तब सुनैना आंटी मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी और ये आफत की पुड़िया उस वक्त 6 महीने की थी। हम दोनों को ही सुनैना आंटी ने अपना दूध पिलाकर पाला है। इस हिसाब से ये चुलबुली मेरी बहन हुई। दक्ष मुस्कुराकर बोला तो सिद्धार्थ को आखिरकार सच्चाई मालूम हुई। उसके सीने पर रखा एक भारी पत्थर हट चुका था। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो और भी खिल उठी थी। सिद्धार्थ को दक्ष कभी पसंद नहीं आया था क्योंकि वो हमेशा यही सोचता था कि इनके बीच कोई गहरा रिश्ता है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जबकि उसकी बात पर कृतिका ने उसे हैरानी से देखा। क्यों? ये मेरा भाई है, लेकिन आपको अच्छा क्यों लगा? उसने आंखें निकालते हुए पूछा। क्योंकि ये डफर तुम्हें पसंद करता है, दक्ष ने एकदम डायरेक्ट कह दिया। क्या? ये डीएसपी? कृतिका ने हैरत से पूछा। हाँ, इसने आज भी जरूर तुम्हारी तस्वीरें ली होंगी। उसने सिद्धार्थ का मोबाइल उठाया और उसकी उंगली लगाकर तुरंत उसे खोल दिया। अंदर कम से कम 100 तस्वीरें थीं। अंदर कम से कम 100 तस्वीरें सिर्फ कृतिका की थीं। आप इतनी सारी तस्वीरों का क्या करेंगे? उसने एकदम से बेवकूफ़ी भरा सवाल कर दिया। अगर अपनी हड्डियां सलामत चाहिए तो डीआईजी साहब से खुद बात करो। किसी और के जरिए खबर पहुंची तो याद रखना, कृतिका के मामले में सब शेर हैं। दक्ष ने उसे चेतावनी दी। सिद्धार्थ और बस दिल से मुस्कुरा दिया। अगर कृतिका की हाँ है तो जरूर बात करूंगा। उसने कृतिका को शरारती नज़रों से देखते हुए कहा। शादी करेंगे आप मुझसे? वो तो एकदम अचानक से खुशी से भर गई और उसके पास ही बैठ गई। तभी दक्ष ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। दूर दूर से बात करो, अभी पास बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे घूर कर बोला। मैं ख्याल रखूंगी इनका, क्योंकि मेरी वजह से वो एकदम रुआसी हो गई। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ कृतिका। मैंने खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन देर हो गई थी। सिद्धार्थ ने इस बार संजीदगी से कहा। आप तो बहुत अच्छे हैं। उसने एकदम से सिद्धार्थ का हाथ थाम लिया, लेकिन दक्ष ने झटके से उसका हाथ सिद्धार्थ के हाथ से निकाल दिया। मेरी जिम्मेदारी हो, इसीलिए होश में रहो। मैं राहुल भाई नहीं हूँ कि कहूँ मेरी प्यारी बहन, हाथ मत थामो, सीधा सीधा गले लग जाओ। उसके बाद पर सिद्धार्थ का एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। फिर तो राहुल को यहाँ रुकना चाहिए था। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला। उस पल उसे जिंदगी पहली बार बड़ी ही खूबसूरत लगी थी। थोड़ी सी तकलीफें उसे जरूर मिली थी, लेकिन फिर जिंदगी भर की राहत भी थी। मैं बाहर हूँ, अंकल को इन्फॉर्म करता हूँ, लेकिन ध्यान रहे लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दक्ष अपनी बात कहकर बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने कृतिका की ओर देखा। मैं अपने हनीमून पर तुम्हें ले जाऊंगा, वो शरारत से बोली। तो जाहिर सी बात है ना, आपकी शादी मुझसे होगी तो मुझे ही ले जाएंगे ना? और वो इस तरह आंखें झपकाकर बोलती हुई सिद्धार्थ को बहुत ही प्यारी लगी। वो एकदम से हंस पड़ा। तो कब आऊँ बारात लेकर? उसने उसका हाथ थामकर प्यार से पूछा। पहले ठीक तो हो जाइए। पहली बार कृतिका को शर्म आई थी। उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वो शर्माकर बाहर भाग गई। डीआईजी साहब ने बेटी की रजामंदी पाकर सिद्धार्थ के ठीक होते ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ इस रिश्ते को जितना हल्के में ले रहा था, असल इम्तिहान तो शादी के बाद शुरू हुए थे। शादी की पहली रात जब वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने बहुत प्यार से उसकी उंगली में मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। फिर उसने धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारी और जब दुपट्टा हटाकर साइड पर रखा तो कृतिका डर से बुरी तरह कांपने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी कपकपी को उसकी नेचुरल शर्म समझा और फिर धीरे धीरे उसके करीब होता चला गया। और जब उसने अपने होंठ कृतिका के होंठों पर रखकर उसके लबों का जाम पीना चाहा तो कृतिका बुरी तरह पैनिक हो गई। उसने सिद्धार्थ को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। सिद्धार्थ तो उसकी इस हरकत पर बुरी तरह हैरान रह गया। वो उसे देख रहा था जो डर से कांपते हुए बेड के कोने पर सिमट गई थी। कृतिका, आ रही हो ओके? इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? हमारी शादी हुई है और आज हमारी शादी की पहली रात है। सिद्धार्थ उसके करीब आने की कोशिश करता हुआ बोला और उसका हाथ थाम लिया। लेकिन कृतिका डर के मारे उसका हाथ झटक कर नीचे खड़ी हो गई। करीब मत आना मेरे, मुझे डर लग रहा है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी हालत देख सिद्धार्थ और भी बेचैन हुआ। फिर भी उसके करीब आया। कृतिका, संभालो खुद को, ये सब तो नेचुरल है। पति पत्नी के बीच ऐसा ही रिश्ता होता है, ये कोई गलत नहीं है। उसने उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के पास आते ही कृतिका डर से बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई और सिद्धार्थ की तो जान ही निकल गई। ओह गॉड कृतिका! उसने घबराकर उसे बेड पर लेटाया।
माथे पर हाथ फेरा, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। घबराहट में उसने फौरन दक्ष को कॉल कर दिया। दक्ष, प्लीज जल्दी आओ। दक्ष उसी वक्त भागता हुआ आया और देखते ही गुस्से से फट पड़ा। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? सिद्धार्थ बुरी तरह हकलाया। यार, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो खुद ही डर के मारे बेहोश हो गई। वो नजरें चुरा रहा था। कुछ ना करते हुए भी वो कसूरवार ठहराया जा रहा था। दक्ष ने सख्ती से कहा, अभी राहुल भाई या फिर अंकल को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, एकदम चुप रहो। फिर वो दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि डर की वजह से बेहोश हुई हैं, थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। करीब 1 घंटे के बाद कृतिका होश में आ गई थी। डॉक्टर बाहर आकर बोला, अब वो ठीक हैं। सिद्धार्थ बेचैन होकर बोला, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और फिर सिद्धार्थ डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ गया। देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, आपकी पत्नी इस नए रिश्ते को लेकर बहुत डरी हुई हैं। आपको धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस मिलाकर रिश्ता शुरू कीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। ओके डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगा। वो केबिन से बाहर निकलकर कृतिका के पास आया। उसकी आंखों में देखा। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि अब तक वो बस हंसी खेल में रही थी। उसने ना रिश्तों को गंभीरता से लिया था, न किसी मर्द का ख्याल दिल में आया था। अचानक शादी हुई तो ये रिश्ता उसके लिए डर में बदल गया था। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, परेशान मत हो कृतिका, तुम मुझे सब कुछ खुलकर बता सकती हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, हम चाहें तो दोस्त की तरह भी रह सकते हैं। उसकी बात पर कृतिका के होंठों पर हल्की और एक प्यार भरी मुस्कान आई। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मेरी सहेलियों ने मुझे इस रात के बारे में बहुत सी बातें बताई थीं, लेकिन जब तुम करीब आए तो मैं घबरा गई। सिद्धार्थ मुस्कुराया। रिलैक्स यार, कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। वो उसे घर ले आया और दक्ष को भी सच बता दिया। दक्ष ने कंधा थपथपाते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कृतिका को संभाल लोगे। और सिद्धार्थ ने बाकी उसे संभाल कर दिखाया। उसने कृतिका को दोस्त की तरह ट्रीट किया, उसका हर तरह से ख्याल रखा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। रात को वो उसे बाहों में भरकर सोता तो अब कृतिका दूर नहीं जाती थी। एक नेचुरल सी कशिश ने अब उसके दिल में भी नए जज्बात जगाने शुरू कर दिए। कभी कभी जब सिद्धार्थ उसके पास होता तो उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होती। और एक दिन जब सिद्धार्थ उसे बाहों में लेकर अपने जज्बात कंट्रोल कर कर सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक ही उसे अपनी गर्दन पर कृतिका के नरम होठों का स्पर्श महसूस हुआ। वो एकदम से चौंक उठा। कृतिका का चेहरा देखा तो उस पर एक हल्की शर्मीली सी मुस्कान थी। वो शर्माकर उसके सीने में दुबक गई। सिद्धार्थ ने भी कसकर उसे सीने से लगा लिया। कृतिका की हाँ मिलते ही वो खुद भी अपने होठों से उसके नाजुक नए नक्श को छूता चला गया। लेकिन सिद्धार्थ थोड़ा डर भी रहा था कि कहीं वो फिर से बेहोश न हो जाए। उसने जरा सा उसके ऊपर होते हुए उसके चेहरे को देखा। यार, फिर से बेहोश मत हो जाना, अब तो दक्ष ने मेरी जान निकाल लेनी है। जबकि वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी भी डरपोक नहीं हूँ मैं। वो तो मैंने शादी की पहली रात ही देख लिया था। वो उसकी गर्दन पर झुकता हुआ बोला। वो बड़े ही प्यार से उसकी गर्दन से होता हुआ नीचे धड़कनों तक आया था। कृतिका के दिल की तेज धड़कनें वो आराम से सुन सकता था। बड़े ही प्यार से अपने होंठ उसकी धड़कनों पर रखता हुआ वो उसे रिलैक्स करने लगा। शुरुआत में थोड़ा सा घबराई थी वो, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत से सिद्धार्थ के हर शरारत, हर स्पर्श को खुद पर सहन किया था। धीरे धीरे उसे सिद्धार्थ की छुअन में सुकून महसूस होने लगा था और फिर उसने बड़े ही सुकून से अपना आप सिद्धार्थ के हवाले कर दिया। उस रात दोनों ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। कृतिका बहुत खुश थी कि उसे एक समझने वाला, एक प्यार करने वाला, इतना अच्छा हमसफ़र मिला था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तब भी, ना पसंद आई हो तब भी आप लोग अपनी राय मुझे दे सकते हैं। एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।